लास्ट लेक्चर में हम लोग ड्रग्स फॉर कफ पढ़ रहे थे। फेरेंजियल डिमिलेसेंट और एक्सपेक्टोरेंट हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग एंटीट्यूसिव्स एंड एडजुवेंट ड्रग जो दो को बच गया है उसको देखेंगे। ये देखिए क्या है, ये पोपी अफीम है। अफीम से क्या ठीक करेंगे अभी हम लोग? कफ। अफीम से कफ ठीक करेंगे। कैसे होगा देखते हैं आगे। जो कफ अभी हम बता रहे थे, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, एक थोड़ा सा रिकैप हल्का। कफ कैसे होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एक सेंसेशन ऑर्डर यहाँ जाएगा कि यहाँ दिक्कत है, कफ करवाना है, कोई जाम है, कुछ भी है, ब्रेन वहाँ से ऑर्डर देगा रेस्पिरेटरी मसल वगैरह सबको कि कफ होना है, तो कफ होगा। अब कफ ज़्यादा हो रहा है, दिक्कत है, तो हमको इसको रोकना है। तो रोकने के लिए जो फर्स्ट दो ग्रुप हम लोग देखे, फेरेंजियल डिमिलेसेंट जो सूदिंग एजेंट था, लॉजेंजेस थे, ग्लिसरीन था जिसमें, और लिकोराइज था, और सेकेंड था एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट में ब्रोंकियल सिक्रीशन इन्हांसर एंड म्यूकोलाइटिक्स था, है ना। ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सल वगैरह सा लूज करके हम उसको लूज कर दे रहे थे ताकि कफ होने पे बाहर वो निकल जाए। अब हम सेकेंड सेगमेंट पे आ जाते हैं कि हमको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट ब्रेन से कफ को रोकेंगे। तो कफ सेंटर, ब्रेन में कफ का सेंटर जहाँ है उस सेंटर को हम सप्रेस कर देंगे, वहाँ से उसको ऑर्डर नहीं देने देंगे कफ होने के लिए। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मसल्स और सब में जो ऑर्डर आ रहा है स्पाइनल नर्व, वैगस और ये सब के थ्रू उसको सप्रेस करेंगे। तो ये सप्रेस कौन कौन कर सकता है? ओपोइड, नॉन ओपोइड, एंटीहिस्टामिनिक्स एंड पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर। ठीक है, तो ये क्यों नाम दिया गया है ओपोइड, नॉन ओपोइड, एंटीहिस्टामिनिक्स एंड पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर? क्योंकि कहाँ पर काम कर रहा है ना, एग्जैक्ट काम वो ड्रग कहाँ कर रहा है उसके बेसिस पे ये नाम दिया हुआ है। ओपोइड ड्रग्स क्या हुआ? ओपोइड ड्रग्स ये ओपियम है, पोपी जिसको ओपियम भी बोलते हैं, इससे निकलने वाला ड्रग जो होगा वो ओपोइड ड्रग्स होगा। ठीक है, तो इसके रेजिन से जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें कोडीन है, नोस्कापिन है, मॉर्फिन है, थोड़ा सा उसको अल्टर करेंगे तो हीरोइन एडिक्शन जिसका लोग करते हैं। ठीक है, ये सब ड्रग्स हो गया। तो ओपोइड रिसेप्टर, जो कफ सेंटर है ब्रेन में, वहाँ पे ओपोइड रिसेप्टर्स हैं। दूसरा रिसेप्टर भी है, उसके थ्रू भी काम हो सकता है, लेकिन ओपोइड रिसेप्टर के थ्रू बेटर काम होता है। तो पहला ग्रुप हो गया ओपोइड ड्रग्स, और इसके जो रिसेप्टर होते हैं म्यू, कप्पा, डेल्टा, उनके थ्रू ये काम करेगा। तो कौन कौन सा ड्रग है? कोडीन है, इथाइल मॉर्फिन है, फॉलकोडीन है। ठीक है, सेकंड ग्रुप नॉन ओपोइड्स, यानी ओपोइड रिसेप्टर के थ्रू काम नहीं करेगा। निकलता नोस्कापिन भी अफीम से ही है, लेकिन वो ओपोइड रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं करेगा। तो नोस्कापिन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन एंड क्लोफेनडायनॉल। ठीक है, थर्ड ग्रुप एंटीहिस्टामिनिक्स, फोर्थ ग्रुप पल्मोनरी रिसेप्टर डिसेंसिटाइजर। ये दोनों बहुत यूजफुल नहीं है। जो होगा कफ सेंटर सप्रेशन इसी दोनों क्लास के ड्रग से होगा। ठीक है, तो इस ड्रग प्रॉपर को अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ग्रुप जो था ओपोइड ड्रग्स। ओपोइड ड्रग्स में क्या क्या है? कोडीन है, इथाइल मॉर्फिन और फॉलकोडीन, है ना। कोडीन को मिथाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं। तो मिथाइल मॉर्फिन, इथाइल मॉर्फिन एंड फॉलकोडीन। कोडीन कफ सेंटर का सप्रेसेंट है, और जैसे मॉर्फिन ग्रुप के जो भी ड्रग है उसमें कोडीन सबसे ज़्यादा कफ सेंटर का सप्रेशन कराता है।
ठीक है। ओपियम ऑल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जिसमें ड्रग की प्रॉपर्टी काफ़ी, बहुत सा केमिकल निकालते हैं हम लोग, तो जो ड्रग्स जितने भी देखे गए उसमें से प्रायः नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, इसलिए एल्केलॉइड जो ग्रुप है वो आपको उसमें बहुत से ड्रग निकलते हैं उससे। तो ये ओपियम से निकलने वाला एल्केलॉइड हो गया, दिखा दिया हम इमेज अभी भी। अब ये क्या है? मॉर्फिन से इसको हम कंपैरिजन करेंगे। मॉर्फिन मेनली किस लिए है? वो ओपियोइड एनाल्जेसिक है, पेन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फेंटेनाइल भी उसी ग्रुप में आता है, एनेस्थेसिया में लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमको कफ को सप्रेस करता है। कितने घंटे सप्रेस करता है? 6 घंटे के लिए। और फॉलकोडिन कितने घंटे सप्रेस करता है? 12 घंटे के लिए। तो ये लॉन्ग एक्टिंग हुआ। अब इस तीनों में से किसको क्यों चुना जाए? इसके क्या बेनिफिट में क्या हुआ कि ये कफ को अच्छे से सप्रेस करता है, लेकिन चूंकि ये ओपियोइड रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, तो जो मॉर्फिन का ड्रॉबैक है यहाँ भी होगा। तो रेस्पिरेटरी सप्रेशन, तो रेस्पिरेटरी सप्रेशन होगा, हिस्टामीन का रिलीज कराएगा। तो इसलिए ये आज़मेटिक आदमी या जिसका कार्डियक रेस्पिरेटरी रिजर्व कम है उसको देना है तो संभल के देना है। इसके अलावा एक और कॉमन जो है कॉन्स्टिपेशन, सब कराता है, कोडीन ज़्यादा कराता है, इथाइल मॉर्फिन ऑलमोस्ट कोडीन है। और एक एडवांटेज क्या है इसका कि ये लेस कॉन्स्टिपेटिंग है, ठीक है, इसका कॉन्स्टिपेशन कम होता है। तो उस मामले में कॉन्स्टिपेशन किसी को ज़्यादा है बहुत, तो उसको हम कोडीन नहीं देंगे। ओल्ड एज का आदमी है, कॉमन प्रॉब्लम उनको होता है कि कॉन्स्टिपेशन है, तो वहाँ पर कोडीन देने के पहले हमको सोचना होगा, ठीक है। इसका और एक ड्रॉबैक क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो बता दिए, इसके अलावा एब्यूज़ लायबिलिटी अभी बताए। मॉर्फिन, हेरोइन का एडिक्शन लोग करते हैं, मॉर्फिन का भी करते हैं। एक कफ सिरप होता है कोरेक्स, जिसको बहुत से लोग किस लिए यूज करते हैं? नशा करने के लिए यूज करते हैं। कैसे? तो कोडीन या मॉर्फिन ग्रुप का ड्रग जो है वो यूफोरिया जनरेट करता है। यूफोरिया जनरेट करना मतलब बिना कारण खुश हो जाना। हम जो खुश होते हैं ये कैसे डिसाइड होता है? ब्रेन से। ब्रेन का वो पार्ट जो आपको अच्छा फील कराता है, अगर उस पार्ट को हम आर्टिफिशियली स्टिमुलेट कर दें तो आप अच्छा फील करेंगे। तो अगर मुफ्त में कोई बहुत अच्छा फील कर रहा है तो उसको अच्छा फील करने का शौक़ बढ़ जाएगा। तो कोडीन जो है अगर हम कम डोज में ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज़्यादा डोज में दे रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? एब्यूज़ लायबिलिटी लो है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना हीरोइन का होगा, लेकिन है। तो कोरेक्स हम लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत लोग पीते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक और ड्रॉबैक हो गया। तो यानी कि कोई बच्चा है या कोई इस तरह का बच्चा है नशेड़ी टाइप का, तो उसको ये लिखना उचित नहीं है, ठीक है। ये इसके अलावा ड्रॉजीनेस होता है। ड्रॉजीनेस मतलब नींद जैसा आएगा, डल हो जाएगा। तो कोई ड्राइवर है, कोई सिलाई कढ़ाई करती है, तो उसको ये ड्रग देना है तो सोच के देना है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट कर सकता है, सिलाई करने में सुई उसके हाथ में चुभ सकता है। वैसा कोई भी फाइन स्किल जो करता है उसमें हमको ये सोचना हो। तो इस तीनों ड्रग के बेनिफिट लॉस हम लोग समझ लिए। अब सेकेंड ग्रुप में आ जाते हैं। सेकेंड ग्रुप क्या था? नॉन ओपियोइड्स, यानी ओपियोइड रिसेप्टर पे बहुत ज़्यादा वो काम नहीं कर रहा है। तो नोस्कापिन इसका एग्जाम्पल है। नोस्कापिन का अब नारकोटिक वो जो इफ़ेक्ट अभी बता रहे थे सब, एडिक्शन और ये सब नारकोटिक इफ़ेक्ट है। तो नारकोटिक इफ़ेक्ट इसमें नहीं है, तो ये बेनिफिशियल हुआ हम लोगों के लिए, ठीक है। और ये कोडीन के इतना ही इफ़ेक्टिव है, तो इसलिए हम उसके जगह इसको सोच समझ के चुन सकते हैं।
और स्पाज्मोटिक कफ में ये काम करता है। स्पाज्मोटिक कफ में ये अच्छा काम करता है। ये भी हिस्टामिन रिलीज करा सकता है। मॉर्फिन, कोडीन जो हिस्टामिन का रिलीज कराता है वो मास्ट सेल से कराता है, और हिस्टामिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, एलर्जिक रिएक्शन कराता है, ब्लड वेसल का डायलिटेशन कराता है। तो वो सारे फीचर आ सकते हैं। आजमा का अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है पहले से जो भी प्रोन आदमी है, ठीक है। तो ये नोस्कापिन का विशेष एडवांटेज क्या हो गया कि इसमें नारकोटिक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। कॉस्कोपिन के नाम से आता है, और भी बहुत सी कंपनी अलग अलग नाम से बनाती है। उसके बाद कौन है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन क्या है, एनएमडीए रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो ये ओपाइड रिसेप्टर को भी एंटागोनाइज करता है, लेकिन मेन एनएमडीए रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। इसमें भी एडिक्शन नहीं होता है, ठीक है। और ये भी कोडीन के पैरेलल है, ठीक है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो सबका, और ये क्लोफेनाडायनॉल जो है ये, इसके बेनिफिट क्या है कि ये लॉन्गर, स्लो ऑनसेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन। यानी खांसी अगर ऐसा हमको लग रहा है कि लगातार होता है, बहुत तरह का है, किसी को स्पाज्मोटिक हो रहा है, किसी को एपिसोडिक हो रहा है, किसी को कंटिन्यूस हो रहा है। तो अगर कंटिन्यूस हो रहा है तो उसमें हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि स्लो ऑनसेट एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका है, ठीक है। तो हम ओपिएड एंड नॉन ओपिएड कफ सेंटर सप्रेसेंट को समझ लिए। अब थर्ड ग्रुप है एंटी हिस्टामिनिक्स। एंटी हिस्टामिनिक्स में हमको क्या याद रखना है कि सिर्फ एलर्जिक है, एलर्जी एज ए एटियोलॉजी हम उसको सोच रहे हैं, तो वहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक्स का एक कॉमन कैरेक्टर क्या है, एंटी हिस्टामिनिक्स कन्वेंशनल एंड सेकेंड जनरेशन दो होता है। तो कन्वेंशनल वाले में सीडेशन एंड एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो उसके चलते क्या होगा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं, सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो एंटी कोलिनर्जिक सिक्रीशन घटाएगा। तो ये एस्पेक्टोरेंट के जस्ट उल्टा, जो सिक्रीशन है उसको कम कर देगा। तो अगर ऐसा है, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है और आपको लग रहा है कि उसको कम करना है, तो दे सकते हैं। सीडेशन कराएगा तो नर्व के एक्साइटेबिलिटी को थोड़ा बहुत कम कर सकता है। तो उसके चलते जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं कफ के लिए एफरेंट, उसको कुछ सप्रेस कर सकता है, कुछ ब्रेन के कफ सेंटर को सप्रेस कर सकता है। तो उसके चलते भी कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन कफ सेंटर पे ये ऑलमोस्ट काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसको मेनली हम कब यूज करेंगे, एलर्जी है ना, एलर्जिक इटियोलॉजी का अगर है कफ, तो उसमें ये ऐड या अलग से नहीं आता। यूजुअली जो कफ सिरप होता है उसमें रैंडम कॉम्बिनेशन रहता है, एस्पेक्टोरेंट का, एंटीहिस्टामिनिक्स का, कफ सेंटर सप्रेसेंट का। तो हमको उसमें से चूज करना होगा कि पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। फाइनल में फोर्थ क्या है, पेरिफेरली एक्टिंग एंटीट्यूसिव ड्रग्स, प्रिनॉक्स, डायाजीन। तीनों ग्रुप जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या कर रहा था, कफ सेंटर पर काम कर रहा था। ये क्या कर रहा है, ये आपको स्ट्रेच रिसेप्टर, लंग में स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। तो अगर स्ट्रेचिंग के चलते या उस वहाँ पर से सेंसेशन जा रहा है, वहाँ पर से सिग्नल जा रहा है कफ के लिए, तो उसको वहीं के वहीं डिसेंसिटाइज कर देंगे। तो ये ड्रग उसमें काम करेगा। प्रिनॉक्सडाइजिन बहुत सक्सेसफुल ड्रग ये नहीं है, लेकिन अगर कफ नीचे ब्रोंकस एरिया यानी लंग के भीतरी पार्ट से जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पर ये बेटर काम कर सकता है, ठीक है। तो ओवरव्यू हम लोग एक बार देख लें सबका। कफ के ड्रग में फेरेंजियल डिमोलिसेंट जो सूदिंग एजेंट है, एस्पेक्टोरेंट जो लूज करेगा कफ को, कफ सप्रेसेंट जो कफ को सप्रेस कर देगा, और अच्छा एडजुवेंट का क्या काम हो गया कि अगर
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकस का ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है तो उसके चलते भी कफ होता है। कोई इरिटेशन होने पे कफ जो होता है तो कफ तो होता ही है, साथ ही साथ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी हो जाता है, और जब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो कफ भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में, या जो बहुत एलर्जिक है, या जो पहले से आज़मा का पेशेंट है, तो उसको आज़मा प्रेसिपिटेट होने के पहले कफ स्टार्ट हो जाए, हो सकता है, तो वैसे में हम क्या देंगे, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटलीन। क्या है ये, ब्रोंको डायलेटर है। इससे ब्रोंकस डायलेट होगा तो क्या होगा, उसके चलते जो कफ जनरेट हो रहा है वो कफ जनरेट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।